हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी BHU मैथमेटिक्स। फ्रेंड, लगातार इस सीरीज़ में सीएचएस के क्लास 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में मैंने आपसे बोला था कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा और मैंने लगभग अपने लास्ट 2 वीडियो में यही किया है। आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं एंड साथ में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करूंगा और उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में वहां पे पैनिक ना हो जाओ या उसे सॉल्व करने मत बैठ जाना। ठीक है फ्रेंड, मैं सॉल्व करूँ उसके पहले टेलीग्राम पे कुछ जो बच्चे हैं, जो एक्टिव बच्चे हैं, उनके कुछ डाउट हैं जो जेन्युइन डाउट हैं। मतलब ऐसे समझो कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन करने के बाद जब उनके पास कुछ टाइम खाली समय बच रहा है तो सोच रहे हैं कि सर ये समय मेरा जाया ना जाए, इसमें बताइए मैं कैसे अपने और प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकता हूँ ताकि मुझे वहाँ पे बूस्टअप मिले, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर इस समय क्या पढ़ें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप सीएचएस एनसीईआरटी की बुक उठा लो, सॉरी एनसीईआरटी कह रहा हूँ, मतलब सीएचएस की नहीं, अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक उठा लो। साथ ही अगर आपने अरिहंत ले रखा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अरिहंत उठा लो, या आपके पास अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हैं, साथ ही एग्जाम्पलर है, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप कहीं मत मूव करो, वही ढंग से पढ़ो। क्लियर है। और बहुत से बच्चों का ये भी है, सर ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो चुका है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने क्लास 9th के, मतलब अगर क्लास 10th का आपका एनसीईआरटी हो गया है और एग्जाम्पलर हो गया है, तो आप जानते हो क्या करो, अब आप सीधे चलो उधर की तरफ, किधर, क्लास 9 पे चले जाओ और उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस के और मैथ के, मैथ और साइंस, इन दोनों को देख लो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसके पहले 2023 के पहले जो लास्ट इन्होंने लिया था वो 2019 में लिया था सीएचएस का एंट्रेंस। और उस समय क्या होता था, वो 11th के क्वेश्चन भी पूछते थे। मैं बोला ना कि आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने, जिस ट्रिग्नोमेट्री तो नाम है उसमें भी मैं कुछ इंक्लूड करूंगा। उसमें 11th के क्वेश्चन, वो चाहे वो मैथ से हो चाहे वो साइंस से, वो पूछ लेते थे बेधड़ल्ले से, कोई रिकॉर्ड नहीं। कि लास्ट ईयर का पेपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सारा का सारा आपके एनसीईआरटी के सैम्पलर से और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से आया हुआ है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो आप इस समय क्या पढ़ो, अपना 10th पढ़ लो, और 10th अगर ओवर हो रहा है तो 9th पे मूव कर जाओ। क्लियर। अच्छा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा समय लेकर के ये बता रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाई से कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए, ताकि पता तो रहे कि हाँ चल क्या रहा है। ठीक है, नहीं पढ़े जा रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ही उसे मोटिवेशन मिल रही है, ना ही कुछ अच्छा हो रहा है, सर आप ही बताओ। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आगे क्या है सर, एनसीईआरटी का सिलेबस करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, ये तो मस्त है। आप अरिहंत पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है जी सर। सर हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, मतलब जैसे सपोज करो किसी बच्चे का मैथ और साइंस बहुत अच्छा है और इंग्लिश और हिंदी ले डूबा है उसको, या किसी बच्चे के साइंस और इंग्लिश बहुत अच्छे हैं और हिंदी भी ठीक ठाक है तो उसका मैथ गायब है। ये सबके साथ होता है। तो ऐसे इसमें ना बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो सब्जेक्ट मजबूत हैं उसको डेली थोड़े समय दो, मतलब आधे घंटे ही दो, बट दो। और जो वीक हो रहे हैं या वीक हैं ऑलरेडी, तो उसके केवल ये एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज है ना, उसको अच्छे से कवर करो आप। क्लियर। और साथ ही मैंने जो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे PYQ लास्ट ईयर के डाल रखे हैं, 2019 तक, 18 तक मिल जाएगा आपको, 2007 से। आप उसको जरा ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे हैं, क्योंकि वो अपने ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर मेरा 2 सब्जेक्ट है। वही बात है जो मैंने बोला, डाउट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, दोनों का लगभग एक ही जवाब है। सर मैं अरिहंत से पढ़ूं, मतलब पढ़ रहा हूँ, सही है। देखो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, आप अगर अरिहंत को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि वो क्या कर रहे हैं कि वो क्लास 9 के भी कुछ सिलेबस उसमें पढ़ रखे हैं और 10th के तो है ही हैं। आप जरा सीएचएस के वेबसाइट पर जाओ और वहाँ चेक करो कि क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा 10th ही है केवल, और कुछ नहीं है। तो मैं आपको अपना सिलेबस ही फॉलो करने को कहूँगा, क्योंकि ये एग्जाम अपने सिलेबस को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करता है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आप में कॉमन है। अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिन कर लेना है या मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली कॉल भी कर दूंगा कि हाँ बताओ बाबू क्या है। अगर आपको कुछ पूछने में ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा है कि सर
मेरा ये डाउट है, क्या पता बच्चे सुन करके हंसने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेझिझक कॉल करो। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला टेग्नोमेट्री का, टेग्नोमेट्री हम जानते हैं कि सर ये एक शुरुआत होती है जी किस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले ये पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर ये हम ना बेसिकली 3 साइड होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, हाँ होते हैं सर 3 साइड में ना, एक सबसे बड़ी साइड होती है जी, और एक उससे थोड़ी छोटी होती है। सर क्या बता रहे हैं, ये सब पता है, हम मेन बात बताते हैं। देखो फ्रेंड, टेग्नोमेट्री की शुरुआत बेसिकली हम क्या करते हैं, एंगल या साइड के रेशियो को फाइंड करने के लिए करते हैं। ये निकलता है किस पे है सर, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पे निकलता है जी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारी सबसे बड़ी साइड है, क्योंकि 90 डिग्री सबसे सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस हो जाती है, और 90 डिग्री से सटा है वो बेस, एंड ये परपेंडिकुलर। आप लोगों को एक बात बतानी है, ये ट्रिक समझो, चाहे जो भी आपको अच्छा लगे वो समझो। याद रखना, अगर कभी भी हम एंगल यहाँ से निकालते हैं, थीटा जैसे मैंने यहाँ बना दिया, तो अब जब थीटा यहाँ बन गया सी पे ना, तो इसके लिए बेस ये होगा, याद रखना मैंने बताया, अभी समझो। जहां पे थीटा बन रहा है, यानी कि ऐसे समझो, सटा कॉस, यानी जो ये सट गया है ये कॉस होता है, बेसिकली हम इसे बेस बोलते हैं। और हटा साइन, अब यहाँ पे जो इसकी साइड परपेंडिकुलर जाएगा ना, वो साइन कहलाता है। इसका यूज आप समझो, सटा कॉस हटा साइन। यहाँ देखो ये सटा है इससे नीचे जस्ट, तो ये बेस हो गया, और हटा है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए क्या होगा, जब यहाँ पे कोई आप एंगल लेते हो, सपोज करो मैं बीटा ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सटा हो गया, अब इसके लिए बेस ये हो गया। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, नहीं तो आप कहोगे सर सब मोच पोच हो रहा है। देखो अब इसके लिए क्या होगा, जब हम यहाँ बीटा एंगल बनाते हैं ना, तो इसके लिए मेरा ये बेस हो जाता है, और सामने वाले एंगल के लिए मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो पिंक कलर का है वो इस यहाँ पे बने हुए एंगल के लिए बीटा, और ये समझ ही रहे हो आप सी पे बना है। याद रखना, अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ, अगर थीटा जहाँ बना हुआ है बाबू, तो उससे सटा हुआ जो पार्ट होता है, जो साइड होती है, वो हमारा बेस होता है, और जो उससे अपोजिट में होता है या दूर होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। आपने साइड में यहाँ देख रखा है कि मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं, 6 होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनको मैंने लिखा है। जी सर लिखा तो है, दिख भी रहा है, और साथ ही साथ कुछ और भी लिखा है। क्या लिखा है सर? उसके वैल्यू लिख रखे हैं, मतलब वो चार्ट ही है, आपको देखना है। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे। अच्छा मैं यहाँ पे ये स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको साइन का एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, और उसी से 2 चीज़ क्लियर करूँगा। साइन और कॉस दोनों एक ही साथ बनाता हूँ। मैं एक नया पेज लेता हूँ, आओ देखते हैं। देखो ये एक हो गया, सिमिलरली फॉर दूसरे के लिए। अब देखो मैं इधर साइन का बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और उस साइड कॉस का बनाऊंगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आए थोड़ा, साइन और इधर मैं कॉस ले रहा हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है 0 जी, ये तो पता है। तो इसमें नया क्या है सर, मैं कलर चेंज करके देख लूँ? जी सर देखिए, अच्छा देखो ये 0 है जी, बिल्कुल 0 है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, ये होगा मेरा 30, ये होगा, ब्लैक ही रखें ज़्यादा, 30, ये मेरा 45, ये मेरा 90, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जिसको जिसको कॉस की सारी वैल्यू पता है वो बताना। कॉस 0 पे हमें पता है कि कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है, ये 1 है, और यहाँ पे -1 है। क्लियर? 30 पे कितना होता है, कौन बताएगा? बताओ तो, नहीं बता, नहीं बताना है। 1/√2 देखो ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे आते आते थे 90 पे 0 हो जाता है। आप इसके पीछे भी जाओगे ना, तो सेम कहानी यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ से नीचे जाएगा, इधर आकर के इस वाले 90 पे माइनस में गिर जाएगा 0 पे। क्लियर? आप इधर आओ, साइन पे आओ, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है। यहाँ क्या है, ये भी ऊपर +1 है और नीचे वाला आपका -1 है। जब यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करते हो, ये 0 हो गया, ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 90 मैं कर दिया सीधे। देखो साइन 0 पे 0 होता है, और साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है, पता है, ये मैक्सिमम इस पे चला जाएगा। लेकिन सिमिलरली क्या होता है, ये बिल्कुल इसी तरह नीचे गिरता है और फिर ऊपर उठता है। अब मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखो ऐसे बनता है ये ना ऐसे निकलता है, ऐसे निकलेगा, इसी तरह पीछे भी ये अपने आप को इसी तरह एक्सपेंड करता है, ये बिल्कुल ऐसे निकलेगा।
ठीक है, ये साइन का नेचर होता है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये अगर इमेज बननी है तो ये बिल्कुल ऐसे ऊपर और ये नीचे। कॉस वाले में क्या होता है, कॉस में 0 पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉस 0 पे 1 कैसे हो जाता है, और यहाँ पे आपको कॉस 0 पे 0 डिग्री कैसे होता है, साइन 0 पे 0 कितना होता है। उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ से कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा कि यहाँ ग्राफ लेते कैसे, आप वैल्यू पुट करके ले सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट सोल्यूशन पूछता है। कैसे, अगर ग्राफ दे देता है, देखो एक और पेज ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो आपको ऐसे दे दिया, ठीक, और इसने बोल दिया कि ये ग्राफ का नेचर आप जानते हो, और उसने फंक्शन का नाम दे रखा है कि भाई साहब ये कुछ और नहीं, ये आपका कॉस है, ठीक है, क्योंकि कॉस ही 0 पे 1 होता है, ये 1 है और नीचे वाला -1, और बोल देगा कि बताइए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो याद रखना, एक, मैं इसके कट पॉइंट गिन लूँ ना तो आपको आसानी होगा। जैसे देखो 1 2 3, जहां तक इसने ग्राफ दे रखी है और जो ये लाइन ड्रॉ किया है, ये समझ लो कि आपको बता देगा कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं इसके, 3 सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है इसके, 3 सोल्यूशन है। ये बहुत आसान होता है। ये अगर पेपर बहुत टफर साइड या तो ऐसा पूछेगा, उम्मीद नहीं है ऐसे पूछने की। ठीक है, आइए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यही क्वेश्चन है। अब आपको जितने जितने लोगों को वैल्यू याद है आप दैट पुट करके इसके सॉल्व करते चले जाओ, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब जैसे देखो ये मैं तीसरा करता हूँ। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोल रहे हो 1/√2, अच्छी बात है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, सर तो याद ही नहीं है। याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, sec किसका उल्टा होता है, ये लिख लो। sec होता है 1 में cos, tan होता है 1 में cot, साइन का तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा, 1 में cosec। ठीक है, अच्छा sec 30 और कुछ नहीं है, cos 30 है। अब किसको cos 30 पता है भाई, सर cos 30 तो पता है, √3/2 होता है तो 2 ऊपर चला गया, यानी 2/√3। जी सर, जी सर। और cos 30, cosec 30 सर यहाँ पे रख दे क्या, 1 में sin 30 करोगे, sin 30 को 1/2 तो ये 2 हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा ये क्या लिखा है, 1/√2 हो गया अपॉन का, इसको लेके अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो 1/√3 और अपॉन में √3 ऐसा हो जाएगा। तो ये और कुछ नहीं, ऊपर जाकर के हो जाएगा √3 √2 और ब्रैकेट में 1 + √3। अब इसे आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके हटा दो, सिंपल सा है। ये आपको ऐसा नहीं ऑप्शन में दे, मैंने ये लगाने के लिए दिया। मैंने बोला ना कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस भी चलेगी, तो ये तो हो गया। अब बाकी ट्राई करना, जो नहीं है मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जिन जिन लोगों ने PYQ सॉल्व किया है 2023 का, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं इसे 2 तरीके से लगाऊंगा। पहला जो आप ट्राई करने वाले हो, सर समझ में नहीं आ रहा है, पहले क्या करें आप भी बताओ। देखो ये देख करके किसको sin 2a का फॉर्मूला याद आया, क्योंकि लास्ट ईयर ना sin 2a cos 2a का फॉर्मूला हमारे सिलेबस में था। तो sin 2a क्या होता है सर, 2 sin a होता है, हाँ हाँ बिल्कुल, इंटू cos a होता है। अरे वाह, और यहाँ सर देखिए 2 sin a दिया है, बहुत सही। सर ये देखिए इससे कट गया, सर cos a = 1 हो गया, और हमें पता है सर कि a जो है ना वो 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तभी ना cos 0 पे 1 होता है। हाँ सर सही कह रहे हैं, लग गया। बताओ पहला लगा कि नहीं, अरे भाई बोलो कोई लोग। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं याद है वो क्या करेगा, देखो बताते हैं। आप ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को उठाओ, उसमें पुट करना स्टार्ट कर दो। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है। इधर देखो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है, यही ना है। 2 × 0 करोगे तो भी 0 होगा, यहाँ पे sin 0 है ऑलरेडी। ठीक, अब यहाँ sin 30 करोगे तो 30 × 2 क्या हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। इस साइड sin 60 हो गया और उस साइड 2 टाइम्स sin 30 हो गया, कभी बराबर नहीं होगा। अच्छा 45 करोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 45 ही रहेगा, मतलब यहाँ 90 और ये 45। एंगल देखो बस आप, यहाँ 60 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, ये भाई ये तो दूसरे में चला गया, और ये 60 हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पे ही एक एंगल है जो बराबर पहले ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में होगा। आप चाहो तो इससे करो, आप चाहो तो इससे करो। याद रखना एग्जाम में इस तरह काटना अलाउ नहीं, मूर्खता होती है, क्योंकि इसमें आप एक सोल्यूशन खो देते हो। पर यहाँ इसलिए स्टेबल हो पा रहा है क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन ही है, इसलिए ये सोल्यूशन हमारे लिए सुटेबल और एक्सेप्टेबल है। क्लियर है। अच्छा मैं इसे इरेज करके दूसरा वाला भी यही सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इस साल देखो वो अपने ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ये मत समझ लेना कि कुछ नया ही पूछ लेंगे, वो अपने ही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन जनरेट करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो,
इसमें से किसको ये नहीं आ रहा है सर क्या करें, अब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जानते तो ये किसी न किसी का फॉर्मूला है, 2tan है वो अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अगर मैं अभी बता दूंगा तो याद आ जाएगा आप लोगों को भी, समझ में आया। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप सॉल्व करो, मेरे साथ ही सॉल्व करो। देखो कैसे करना है। tan 30 की वैल्यू सबको पता है, और 1 अपॉन में tan 30 1 बाई में 3, सीधे 1 बाई में tan 30 की वैल्यू 1 बाई में √3, स्क्वायर करो तो 1 बाई में 3, ये 2 बाई में √3 हो गया, जी हो गया, ये 2 बाई में 3 हो गया, जी हो गया, कट गया कट गया, आया क्या 3। अच्छा ये बताओ ये किसकी वैल्यू होती है, किसी को चमक गया ये। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये tan 2a का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा ना लास्ट ईयर इन लोगों ने पढ़ रखा था। इसको मैं और कहो तो साफ कर देता हूं, ठीक, इसको मैंने साफ किया और बाबू देखो क्या बोला मैंने, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है tan 2a। अगर यहीं प्लस आ जाता है तो sin 2a में बदल जाता है, क्लियर। अगर यहाँ प्लस होना तो वो sin 2a का फॉर्मूला हो जाता है। इस बात को अच्छे से समझना, आंसर पता चल गया, इसका ये है इसका ये है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लो, ये आप लोग इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ लो क्योंकि ये ना आप लोगों के सिलेबस से इस बार काट दिया गया था। sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अच्छा मैंने अपने इसी चैनल पे एक क्लास ली जिसमें मैंने क्वाड्रेंट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर जिनको प्रॉब्लम है वो जाकर के देख लेना बाबू, क्योंकि एग्जाम में वो बिल्कुल बेसिक से पूछेंगे। ये देखो 0 to 90 होता है, क्लियर। ये आपका 90 to 180 होता है, क्लियर। ये आपका 180 to 270 होता है, और ये आपका 270 to 360 होता है। इसको बोलते हैं अष्टक में आता है। अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, देखो इसमें A आता है, इसमें S आता है, इसमें T आता है, इसमें C। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव एंड साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, T का मतलब टेन पॉजिटिव एंड टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, एंड C का मतलब कॉस पॉजिटिव एंड कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। ये याद रखना मैंने वही लिखा है जो पॉजिटिव होते हैं, केवल पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होता है। तो देखो 90 माइनस थीटा, यानी यार 90 से कम करोगे तो किस में आएगा, पहले में ही तो आएगा। 90 से 1 डिग्री भी कम करोगे पहले में आ गया, तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सोचना नहीं है। इस बात को अच्छे से देख लो। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो और क्वेश्चन कहाँ से जनरेट होता है। ये देखो बिल्कुल बेसिक है, ये इस मतलब लास्ट ईयर तक तो था, इस बार इन्होंने हटा दिया है, पता नहीं क्यों, जबकि बिल्कुल मोरल और मेन है। ये 3 स्टार फॉर्मूले हैं, इसको इतने अच्छे से तैयार कर लो क्योंकि एग्जाम में इसका डायरेक्ट यूज होगा। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप ऐसे याद कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बिल्कुल फॉर्मूला है, आपको केवल पुट करना है और याद कर लेना है, क्लियर। अब इसको याद कर लेना या कहीं नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं। उससे पहले ये क्या है, एक सेकेंड, 8, हाँ ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पहले 8 नंबर क्वेश्चन, मैं थोड़ा से जूम कर रहा हूं, आप देखो इसको। देखो क्या बोल रहा है कि एंगल ट्रायंगल ABC इज द राइट एंगल एट C, यानी कि इसने बोल दिया, देख लेना क्वेश्चन, इसमें cos A प्लस B की वैल्यू पूछ रखा है। चलो आओ देखते हैं। बोला इसने कि ABC जो ट्रायंगल है ना उस पे C पे राइट एंगल बन रहा है, यानी यहाँ C है, तो ये A होना चाहिए, ये B होना चाहिए, जाहिर सी बात है। द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B, यानी हमको ये एंगल प्लस ये एंगल, याद रखना बाबू, अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलके 90 होंगे, यही होता है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमें 180 मिलता है। तो इसमें पूछ रहा है cos A प्लस B, यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा। सर आप मेरा नंबर मत लीजिए सर, ये मेरा ही नंबर है सर, ये हम ही तो हैं। अरे नहीं भैया आप 1 हो। cos 90 कितना होता है बताओ, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको अगर लगाना हो तो अब कितना सोचोगे पहले, सर ये तो बताइए कहाँ से करना है, स्टार्ट क्या होगा। देखिए इतना आसान है ये क्वेश्चन, इस बार देखो शायद आ जाए। अब इसको देखो और इसकी वैल्यू मुझे बताना, क्योंकि ये हर बार भाई साहब आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
देख लो, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ लिखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैंने बोला ना पीछे जो 3 फॉर्मूला स्टार बनाया था उसको याद करने के लिए, उसमें से एक यहाँ लगेगा, यानी साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर साइन ए है तो यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो, ये साइन स्क्वायर है यानी साइन ए प्लस साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर है, यानी वैल्यू वापस से 1 आ गई। देखो मैंने बता भी दिया, एक ही चीज चेंज करना था, बाकी ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, एक बार देख लो आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट के लास्ट, मतलब ये सपोज करो 11th में, मुझे लगता है कि बहुत लास्ट 2019 के पहले 2018 में पूछा हुआ शायद क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे देख लेना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सपोज करो ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यही नहीं, अभी आपने ये भी देखा है कि सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ये दोनों पूछता है। जी बिल्कुल, यानी एक को उन्नयन कोण बोलते हैं, दूसरे को अवनमन बोलते हैं। हाँ सर, सपोज करो ये सूर्य हमारा उगा है, मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले ये समझा देता हूँ, और आप कहीं यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ से सूर्य को देख रहे हो। क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य भाई इतना दूर है, आप कितने डिग्री पे देख रहे हो, तो पता चला 30। सपोज करो बोला जाता है कि 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे आप उसको देख रहे हो। बात सही है, चलो अच्छा। अब हम कहीं और चलते हैं। सर कहाँ चल रहे हैं बताइए। ये सपोज करो किसी का घर है और यहाँ छत है, आप यहाँ खड़े हो, अब बहुत कतई जहर टाइप एकदम स्मार्ट हो रखे हो, ठीक है, एकदम मस्त अपने बाइक फटफटिया जो भी चला रहे हो, आगे ऐसे जा रहे हो। इधर कोई है मोहतरमा, यहाँ पे एकदम खुले खुले बालों वाली, जुल्फों वाली, वो आपको ऐसे देख रही हैं, ठीक है, और आप कुछ दूर पे चले गए यहाँ से, तो इनके आंखों से जो एलिवेशन है ना वो यही बन गया कि भाई वो 30 डिग्री पे झुककर आपको देख रही हैं। तो जितने पे ये देख रही होंगे उतने पे आपका भी चल रहा है सब कुछ, मतलब 30 डिग्री पे देख रही तो आप 30 डिग्री आप भी देखोगे। यानी देखो, चाहे वो उन्नयन हो चाहे वो अवनमन हो, 30 डिग्री पे चल रहा है। अगर दोनों 40 डिग्री पे चल रहा है, जो भी एंगल आप ऊपर जनरेट करोगे वही एंगल नीचे से देख रहा होगा, मतलब उसके लिए भी वही सेम एंगल होगा। क्लियर है। यहाँ पे इसको बोलते हैं उन्नयन वाला और यहाँ पे अवनमन होता है। थोड़ा सा देखो, मेन क्वेश्चन कराने के चक्कर में कंसेप्ट बताना बहुत शॉर्ट हो रहा है मेरा, वरना कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में मेरा काफ़ी समय निकल जाएगा। ये गया गायब, अरे गायब हो जा भाई। हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या है, अ 6 मीटर हाइट कास्ट अ सो, अच्छा शैडो 2.2√3 मीटर लॉन्ग अ ग्राउंड द सन। अच्छा ये देखो बोल रहा है कि एक सन है ना, उस पर एक 6 मीटर लंबा जो कास्ट है उसका शैडो बन रहा है 2√3 मीटर। तो बोल रहा है कि एलिवेशन क्या है। बहुत आसान है, यानी हमसे ये थीटा पूछ रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बताओ इसमें किसका रिलेशन होता है। ये अगर मैं यहाँ पे थीटा बोल रहा हूँ तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा बेस हो गया, और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका रिलेशन होता है बताएगा कोई, कोई तो बताओ। सर हम बताते हैं, 10 का होता है, हम बताते हैं। 2 3 जा 6, यानी 3 बाई में √3। सर ये तो किसी की वैल्यू नहीं होती है, थोड़ा सब्र करो। √3 इंटू √3 होता है क्या, √3 इंटू √3 सर 3 ही होता है, कैंसिल आउट हो गया, √3 बचेगा। तो 10√3 किसका होता है, 60 डिग्री, खत्म, इतना ही। ये बताने के चक्कर में थोड़ा सा व्हील खिंच गया। ये क्वेश्चन कौन लगाने वाला है। अ लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी होती है। अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल मतलब ऊर्ध्वाधर खड़ी कोई एक दीवार है, उस पर 15 मीटर लंबा एक सीढ़ी लग गया है, ठीक है, ये सीढ़ी लगा दी है 15 मीटर लंबा। कितना मीटर में, 15 मीटर। इफ द लेडर मार्क एन एंगल, यानी अगर यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, तो बोल रहा है कि द एंगल ऑफ वॉल फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, यानी ये हमें फाइंड करना है। अब बताओ, हमें एंगल पता है, हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कहीं रिलेशन होता है क्या। सर कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, साइन थीटा में होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। जी जी बिल्कुल, साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे दे रखा है h अपॉन में 15। करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 √3/2। आप चाहो
याद रखना √2 और √3 की वैल्यू आप लोग याद कर लो। √3 की वैल्यू होते हैं √2 की वैल्यू होते हैं 1.414, ये होता है 1.732। ये दोनों वैल्यू याद कर लो, क्योंकि इस पे वो क्वेश्चन अगर जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप उन्हें मना नहीं करोगे कि नहीं हम नहीं पढ़ के आए, क्या कर लोगे मेरा, वो ऐसा कुछ कर देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर? ये तो रहा क्वेश्चन। ये देखो मैंने सॉल्व करने के लिए लगाया था, मतलब आपके लिए रखा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि 3 फॉर्मूले याद करो और इसमें से ये 1-2 क्वेश्चन कुछ भी आप देख लो। तो ये क्वेश्चन जो लगा दिया वो राजा बाबू बिना देखे है, क्या बात कर रहे, मतलब बिना पेन चलाए कैसे लगेगा। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या माइनस है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर जिसको ये फॉर्मूला दिमाग में चमक गया वो बिना पेन चलाए लगाएगा। कैसे लगाएगा? 9 कॉमन निकालेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा केयर इक्वल टू क्या, इसकी वैल्यू तुमको पता है कितना होता है, 1 होता है, खत्म। अरे 1 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे 9, इतना सोचना ही नहीं है। सोचो कितना आसान, कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन है, पर हम लोग वहां जाकर के क्या करेंगे, अरे इतना थोड़ी पूछ लेगा। ये क्वेश्चन कौन ट्राई कर रहा है? 1+10 सेक, ये भी बहुत अच्छा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा क्या कहता हूं कि अगर, सॉरी बीच में भी जो इंटरप्ट हुआ है उसके लिए माफी। हाँ मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो अगर क्वेश्चन जैसे ये चल रहा है बाबू, अगर उसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का केवल 3 याद आ रहा है, जैसे साइन जानते हो, कॉस जानते हो और टेन जानते हो, यही जानते हो ना, तो ये अगर जानते हो ना इसी में चेंज करो ना, इसके अलावा कुछ मत करो। मतलब जैसे कॉट दे दिया ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि टेन थीटा जो है ना वो 1 में कॉट के बराबर होता है, यानी कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा, यानी कॉट हो जाएगा 1 में 10। क्लियर? और तो और ये भी जानते होगे टेन थीटा और कुछ नहीं साइन बाई में कॉस होता है। बोलो बोलो जी सर, बस ये भी जान लो। यानी कि हमको साइन और कॉस में लाना है इसके मूल रूप में, और कहीं कुछ नहीं भटकना, एकदम नहीं भटकना, भूलना तक नहीं है। क्लियर? आओ अब देखते हैं। देखो यहां वैल्यू लिखा है 1+sin बाई में कॉस, मैं एस और सी में लिखूं तो कोई प्रॉब्लम, 1 में कॉस, यहाँ क्या है 1+ कॉस बाई में साइन प्लस सॉरी माइनस 1 में साइन। अब इसको ध्यान से देखोगे तो लिखोगे 2+sin अपॉन में क्या, कॉस। यहाँ क्या लिखोगे, ये आपका हो जाएगा कट पीट के आएगा दोस्तों, हो जाएगा साइन कॉस बाई में साइन, यही होगा जी सर, बिल्कुल यही लग रहा है। अब इसको देखो इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2sin, क्लियर, और 2sin और ये साइन स्क्वायर, ठीक। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है जी, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये कैंसिल कर दिया यार, इस सेकंड वो बीच में इतना ड्रामा हो गया ना, एक बार मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, सॉरी एक सेकेंड। हाँ अब आते हैं, जल्दी से करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। देखो फ्रेंड ये क्वेश्चन देखते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले 1+s बाई में c प्लस 1 बाई में c, ये हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1+c बाई में s माइनस 1 बाई में s, क्लियर। अच्छा इसको देखते क्या करना चाहिए, अपने एलसीएम दिमाग में चल ही रहा होगा, तो हो जाएगा s+c प्लस 1 बाई में c, यहाँ हो जाएगा s+c माइनस 1 बाई में s, क्लियर। ये s+c एक ब्रैकेट में +1, s+c एक ब्रैकेट में -1, ये a+b a-b नहीं लग रहा है, हाँ सर लग तो रहा है, s+c का होल स्क्वायर -1 अपॉन में c इंटू s। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1+2s इंटू c -1 अपॉन में c इंटू s, ये देखो इससे कट गया। देखो c और s मैं बार बार बोल रहा हूं, उसकी जगह साइन और कॉस रखना, क्लियर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था, 2 आंसर आएगा, केवल पुट करना है साइन और कॉस में। जानते मुश्किल से आपका 2 या 3 लाइन लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एस और सी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कंपटीशन में हम लोग बैठ रहे हैं, अगर हम साइन और कॉस सजा के लिखने लगे तो मेरे 2 क्वेश्चन का जो टाइम है ना इसमें चला जाएगा, और ये हमें बिल्कुल नहीं करना, कतई नहीं करना। इसी के साथ मैंने बोला ना कि एक और टॉपिक है, ये हमारा है मेंसुरेशन का, ठीक है। उसमें आप वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस ऑफ, ये देखो जो ये लिखा है ना
फ्रस्टम ऑफ कोल, मतलब आपने कल मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया कि अगर कोन है बीच में ऐसे कुछ बन जा रहा था, इसका एक्चुअल में नाम क्या होगा, तो फ्रस्टम ऑफ कोन एंड सिलेंडर ऐसे करके था। टोटल एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का 2/3, ये वॉल्यूम में 2/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 पाई। चूंकि सेल होते हैं ना, आपने सेल देखा होगा तो कुछ ऐसे होता है, तो अंदर से देखोगे तो यहाँ R1, इधर जाओगे तो R2। क्लियर, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा आगे कुछ बात कर लें जी सर। अब आगे चलते हैं, देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, 22/7। 22/7 तो होता ही है, 3.14 भी होता है, दोनों याद रखना। हमें जहाँ पे जिसकी जरूरत लगती है हम वही यूज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही लगता है, पर ये अगर दिमाग से एग्जामिनर खेलना चाहे तो वो खेल सकता है, इसलिए इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन देख करके किसको याद आ रहा है कुछ? सर हम लगा लेंगे, सर हम ये लगाएं। इसके पहले आप ये बताओ मुझे कि ये किसको किसको याद है। एक सेकंड, जो पूछने वाला हूँ कहाँ गया? अच्छा चलो आगे ही आएगा वो, आगे देखते हैं इसको। ये देखो क्या है, दो थ्योरम है, हम लोगों को पता होना चाहिए क्या। सबसे पहली बात तो ये कि अगर सर्किल है, ठीक है, सेमी सर्किल, आधा सर्किल है, और उसके पेरीफेरल से यानी कि उसके परिधि से उसके ऊपर कोण बनाया जाता है ना, तो वो 90 डिग्री का बनता है। क्लियर, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन रहा ही नहीं, एक थ्योरम एक क्वेश्चन उठ गया। 90/40 कितना हो गया? अरे 90/50 140, 180 में से 140 गया तो खत्म। BAT। अच्छा देखो मैंने ये बताया ना यहाँ पे 40 इसका है, तो बचा हुआ कितना होगा? सॉरी ये नहीं, 50 होगा। क्या होगा? देखा क्वेश्चन कितना जल्दी है, बिना पढ़े करने का यही नतीजा है। BAT बाहर वाला पूछा है, अंदर वाला नहीं। अंदर वाला 40 होगा और बाहर वाला 50 होगा। क्लियर है? आज थोड़ी सी क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो गए यहीं पे, क्योंकि बीच में वो जो सीन हुआ है ना वो मेरे लिए दिमाग में चल रहा है, क्योंकि वो आपके रिकॉर्डेड में भी दिख जाएगा। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कौन ट्राई कर रहा है बताओ बताओ। देखो इसने बोल रखा है कि टेंजेंट PR है, यानी ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी पता होती है, ये भी जान लो। अगर मैं कहीं बाहर से एक पॉइंट लेकर के उस पर टेंजेंट खींच रहा हूँ सर्किल के ऊपर ना, तो जो सर्किल के ऊपर टेंजेंट खींच रहा होगा तो वो आपके रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का। यानी यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा होगा? टोटल 90 का। अगर ये 50 है तो बचा हुआ कितना हो गया? 40 हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल हो गया 40। देन एंगल POQ, एंगल POQ अगर ये 40 है तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने आइसोसेलेस पढ़ रखा होगा। जी सर पढ़ रखा है। अगर ये साइड बराबर है, क्लियर, और उसमें से कहीं एक 40 बन गया या कोई भी एंगल, तो सामने वाला भी जस्ट उसी लेंथ और उसी एंगल का होता है। सॉरी जी सर, तो ये कितने का बन गया मेरा? 40 का हो गया। हमसे पूछा क्या है? देन एंगल POQ, एंगल POQ हमसे ये पूछ रहा है इसने। और हमें ये भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं तो तीसरा निकालना नॉट अ बिग गेम, ये हमारे लिए आसान होगा। x = 100 आ गया। 40 40 80, 180 में से 80 जाएगा तो 100 ही बचेगा। क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख करके अभी क्या ख्याल आ रहा है? ये इतने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये देखना इस पे बेसिस या इससे मिलते जुलते आपको इसी थ्योरम पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंगल OAB, एंगल OAB हमसे क्या पूछ रहा है? OAB यानी ये एंगल पूछ रहा है। कैसे निकलेगा? किसको पता है? किसी को? सर अभी तो बताए हो आप कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो 90 डिग्री बनाता है। हाँ, सर्किल उसके सेंटर से तो यहाँ 90 बन गया, यानी कि यहाँ पे 90 बना हुआ है और यहाँ पे भी 90 बना हुआ है। तो सर बड़ा क्वेश्चन कहाँ है? BOA नहीं सर, अब बताता हूँ। देखो ये 90 ये 90 ये 50, तो आपको ये कहीं क्वाड्रिलेटरल तो नहीं लग रहा? अरे हाँ सर, मेरे मुंह के एकदम बात छीन लियो आप। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, O वाला मैं इसको O ही लिख रहा हूँ। कितना होता है? 360 होता है। 90 90 180, 180 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ बताओ। 130। अगर ये मेरा 130 हो गया, क्लियर, 130, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये और ये। तो अभी से वापस से आइसोसेलेस वाला दिमाग आ रहा है दिमाग में। हाँ सर आइसोसेलेस आ तो रहा है, ध्यान से देखो, ये आइसोसेलेस ही तो है। अगर ये 130 हो गया बाबू, तो बचा हुआ कितना होगा? 50 होगा। 180 होता है ना, 50 में दोनों बराबर है तो ये 25 और ये भी
25, यानी आंसर कितना हो गया बताओ। कितना आसान जा रहा है, कुछ नया करने की जरूरत है? नहीं सर कुछ नहीं। ये क्वेश्चन जो लगा दिया वो राजा बाबू। क्यों इसलिए बोल रहा है ना, क्योंकि ये बच्चे ध्यान नहीं देके जाते हैं और ये पूछ लेता है, वो बहुत इजीली पूछेगा आपसे। देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि क्यूब दे रखा है और उसके एजेस दे रखे हैं 3 4 5, ठीक, और बोल रहा है इसको मेल्ट करके ना एक सिंगल क्यूब में बनाते हैं जिसका डायगोनल दे रखा है। अच्छा मैं अभी पता नहीं तो हम इसको 3x 4x और 5x बोल दूं, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर ये पता है तो मुझे जरा ये बता दो कि इसका वो वॉल्यूम वगैरह। हाँ सर ये क्यूब होता है, आप निकाल लो ना। चलो अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको क्यूब करके जोड़ लेता हूँ। जोड़ लीजिए सर, देखो क्या होता है। कर लूँ क्या? हाँ सर कर लीजिए। क्या हो जाएगा बताओ? 27 और यहाँ 64, यहाँ 1 2 5। जी सर 7 5 12 4 16। ये देखो यूपी बोर्ड वाले हैं तो थोड़ा चलेगा। ठीक है 216 हो गया, मैंने क्यूब किया है सबका तो ये क्यूब भी आ गया। यानी बेसिकली देखोगे तो इसका जो अगर मैं वॉल्यूम निकालने लगा जो नया वाला आएगा वो यही आएगा, तो उसके अगर लेंथ की बात करूँ वो भी एक क्यूब है। इधर देखोगे तो 6x हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या हो गया 6x। और ये इसी इसका फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? सर बिल्कुल जानते हो। क्या जानते हो? जो डायगोनल होता है वो कुछ और नहीं होता है, वो यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? √3 इंटू ए। सर √3 इंटू ए डायगोनल आया और इसी डायगोनल का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, यानी √3 इंटू ए इज इक्वल टू 12 √3। √3 से √3 खत्म हो गया, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 12। फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। अब ये 12 अब यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ देख लो आप, यहाँ पे 12 है। ए इज इक्वल टू 12 रखोगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सिंपल सी वैल्यू। क्लियर है? ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार इसको रोक करके पॉज करके लगाना, देन उसके बाद सोल्यूशन देखना। ये क्वेश्चन अभी भी बहुत अच्छी बात है, ये मैं होमवर्क देता हूँ। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने मुझे बहुत प्यारा कमेंट किया कि सर आपको ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था इसके लिए आपने होमवर्क दे दिया। भाई ऐसा नहीं है, आता है। तो मैंने उस बच्चे को पर्टिकुलर वो सोल्यूशन उठा करके भेजा कि देखो भाई आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कि फालतू में बैठा हूँ यहाँ पे। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन चूज करके ला रहा हूँ ना, ये काफ़ी परफेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नहीं समझो कि टाइम पास हो रहा है, मैं अपना क्यों समय बर्बाद करूंगा। तब यार आप ही बताओ। डायमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड ऑफ अ बकेट, यानी सब। अच्छा अब ये भी देख लेना बकेट किसका किस हिसाब से है। सर हमारे यहाँ तो देखो जनरली बकेट सबका ऐसा ही होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया। ऐसा किसी का बकेट थोड़ी होता होगा कि ऐसे ऐसे लाएं। अरे बकेट नहीं भैया, तुम अब लग रहा है थैली में पानी भर रहे हो। थैली जानते हो, झिल्ली पन्नी जो भी बोलते हो, पॉलीथीन, जिधर से भी देख रहे हो आप, जो भी सुटेबल है। ठीक है 24, यानी इसके एंड का जो डायमीटर है ना, ये चीज देखो, ये बोल रहा है ये। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा बाल्टी होगा, सबकी बाल्टी ऐसी होगी, तो ये दिमाग में बन सकता है इमेज। 44 है और 24, यानी दो अलग अलग बाल्टियां। और बोल रहा है कि हाइट ऑफ बकेट, यानी दोनों की हाइट 35 है। बोल रहा है कि द कैपेसिटी, यानी क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना इज द बच्चों वाला गेम। कोन का वॉल्यूम निकाल लेना, कोन जैसा ही दिख रहा है ना, कि सिलेंडर लग रहा है? क्या बताना है बताओ, आप ही बताओगे। ठीक है होमवर्क है वो। ये क्वेश्चन देख करके सर ये तो साइंस में इंटर कर गए। जी बिल्कुल कर गए। ये मैं इसलिए ले आया हूं, ये सपोज करो हट चुका है, और इसी के साथ मुझे दो चीजें और समझानी है। ठीक है एक्स, जिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है। पर याद रखना जिनको नहीं याद है वो पूरे किस्मत पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सिलेबस से हटा नहीं है, वो उन्होंने डिलीट किया है। ठीक है डिलीट का मतलब ऐसा समझ लो कि अगर उनको मन कर दिया कि नहीं ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा था, देना चाहिए, तो वो डाल देंगे एक दो क्वेश्चन। देखो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। अगर जिन लोगों के बुक में है और मैडम ने बोल दिया कटा हुआ है नहीं पढ़ना है, तो ऐसा मत करना, एक बार देख लेना। SPD आप लोगों के यहाँ तक ही आएगा, मतलब 30 तक ही आता है 10th में, इतना मान के चलिए। एस में क्या होता है ना, वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बाकी इधर से बढ़ते हैं, चलो 3 4 5 6, इधर से आओगे तो आपको मिलेगा 6 7 8, लास्ट में आ जाओगे तो 18th ग्रुप मिलता है। इसको 0th ग्रुप भी बोलते हैं।
इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करता, यानी ये पहचाने कैसे जाएंगे, इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 मिलेंगे, या तो 10 मिलेंगे, या तो 18 मिलेंगे, एंड देन 36 ऐसे मिलते हैं। 2 वाला हीलियम हो गया, 10 वाला नियान हो गया, ये बिल्कुल अक्रिय गैस माने जाते हैं, इनर्ट गैस माने जाते हैं, नोबल गैस माने जाते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये हमारा नोबल गैस का हो गया। ये मेटल नॉन मेटल ये बहुत मुश्किल है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 287 देखो, जब कभी भी वो अपने नियर अबाउट, यानी ये देख रहे हो ना 2 10 18 इस हिसाब से वो होते हैं अपने, मतलब 2 8 8 ये वाली सिचुएशन को पाने के चक्कर में होते हैं। देखो 2 8 ये 7 है ना, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बहुत भूखा है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये तुरंत इस तरह इसके जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं, किसमें, जिनको चाहिए होता है। ये देखो 282, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे करके मैं इसके जैसा बन जाऊं, तो ये देना चाहेगा। इसको लेने की जरूरत है, इसको देने की जरूरत है। ये +2 कर रहा है, मतलब ये दे रहा है कहीं, ये -1 कर रहा है, यानी कहीं से ले रहा है, तो ये मेटल बन गया। अब समझ में आया। इसके बारे में नन, मतलब हम नहीं बात करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। बाकी जो है इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स इज मेटल, नहीं बात करना। वाई इज मेटल, नहीं, वाई नॉन मेटल है। जेड इज नॉन मेटल, नहीं, जेड तो मेटल है। वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल, देख रहे हो, जेड मेटल है, वाई नॉन मेटल है, यानी हमारा आंसर ये होगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप सपोज करो, ये अगर समझना है तो आप ऐसे समझो बाबू। एक चीज और यहीं समझ लो कि ये जो चैप्टर है ना डिलीट जरूर हुआ है, लेकिन आप एक काम करना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैस, इसके नाम से आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा आपके मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। क्लियर है। तो इसको इस तरह मत समझो कि नहीं आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आएगा। आपसे पूछेगा कि वो बताइए जो प्रीसियस मेटल की तरह काउंट किए जाते हैं, या जो ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे आप एयू बोल दो, यानी सोना बोल दो, गोल्ड जिसे बोलते हो, वो किससे रिएक्ट करता है? कहीं देखा है क्या कि किसी के लोहे के, आयरन के मतलब जो चैन गले में उसमें सोने को मेल्ट करके लगा रखा है? नहीं हो सकता, वो उसकी बॉन्डिंग उतनी तगड़ी नहीं होगी, वो मेल्ट हो जाएगा। और कहीं एजी देखा है? एजी तो हाँ सर नॉर्मली पहन लेते हैं, इतना ही सस्ता होता है। ठीक है, इसको चांदी बोलते हो। जी सर। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत बेहतरीन वाला। पहले जो आप देखोगे ना आपके घर के पास जो वायर जा रहे होंगे, उसमें मिडिल में ये पहले डाला जाता था ताकि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत, मतलब कम हास हो इसका, कम इसका क्षय हो, और ये डायरेक्ट जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँच जाए। लेकिन जब चोरों को पता चला ना, तो उसे रात में शॉर्ट सर्किट करके बीच से उखाड़ ले जाते थे। तो अभी जो देखोगे रिसेंट में ना, वो जो तार आ रही है काफ़ी मोटी मोटी सी आ रही हैं। अब तो इसके सब्स्टिट्यूट भी बहुत आएंगे, बट अब हिम्मत नहीं है कि इस पर कटिया फेंक करके लाइट जलाया जाए कुछ भी। देखो हम लोग ऐसे इलाके से बिलोंग करते जहाँ ये सब चीज़ें होती रहती हैं, वो अलग बात है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि अगर मैं बोलूँ कि Na जानते हो? जी सर जानता हूँ। 281 11 होता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है, ये हम जानते हैं। सर ये मेटल में ना आप इसको पानी में फेंकोगे ना तो इसमें आग लग जाती है, इतना रिएक्टिव होता है। हाँ हाँ बिल्कुल पता है। और ये जानते हो कोई? हाँ सर ये तो फ्लोरीन होता है, ये सबसे भीख मांगने वाला आदमी होता है। 2 और 7 इसमें एक की कमी होती है, ये नॉन मेटल में आता है। अरे वाह। अच्छा इसको कोई जानता है? Mg2+ Mg12 होता है। हाँ सर ये 2 8 और 2 होता है। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ पता है? इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक चीज समझानी है आपको। देखो बाबू, अगर Na है तो इसका अगर मैं बिल्कुल डॉटेड स्ट्रक्चर से इस पे सर्किल वाले फॉर्म में आऊँ तो यहाँ देखोगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैं इसको कलर चेंज करके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे इसके वाले, बाकी के 8 इसमें आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 8 आ गए, बाकी का बचा हुआ 1। लेकिन अगर गलती से Na का मन हुआ कि हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहीं देने वाले हैं, मान लो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, ये देना चाहता है, प्लस करना चाहता है, तो अब ये 2 और 8 हो गया, तो अब तो ये इनर्ट बन गया ना, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब ऐसा होता है ना तो इसके साथ एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? देखो अगर मैं इसको Na का ये एक्चुअल मान के चलूँ, क्या मान के चलूँ? एक्चुअल। इसको मैं इसी बनाता हूँ, देखो इसको ऐसे समझो आप, ये Na को अगर मैं एक्चुअल ऐसे मान के चलूँ कि नहीं ये बिल्कुल ऐसा ही था, अभी कुछ हुआ नहीं है, ये मेरा पहला वाला है,
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद इसकी संरचना कुछ और हो जाती है। मतलब ये ऐसे कुछ दिखने को, रेड वाली लाइन बता रही है कि इसकी साइज कुछ ऐसे हो गई है। ठीक है, यानी अगर Na के पहले यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे था ना, और ये जो डॉट 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 रेड दिख रहे हो, ये इसके साइज को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया है, डिक्रीज, ड्यू टू जो इसमें अट्रैक्शन चार्ज है ना, उसकी वजह से। अब ऐसे समझो, अगर आप एक बड़ा सा घर बनवाते हो 3 फ्लोर का, तो उसमें सबसे नीचे वाले में 2 लोगों को ठहरा रहे हो, उसके मिडिल में 8 और उसके ऊपर में 18 लोगों का है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक बंदा जो रहने गया था वो भी चला जाए, तो आप उसके ऊपर ताला नहीं लगाओगे, यानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे, अब नहीं जाना आप लोगों को, एक्सपेंड नहीं होना है, यहीं तक रोक दिए कि नहीं देखो ये ताला लग गया पहले ही, अब उस रूम में नहीं जाना है। बिल्कुल ऐसा ही काम होता है। Fe2, F ये देख रहे हो ना, अगर ये अपने आप को माइनस कर लिया, यानी कि 2 8 बना लिया, तो होता क्या है, अगर इसकी साइज ये F की सपोज करो कि है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझो कि ये 2 है और यहाँ पे 8 आ जाए, तो जो पहले ऐसे दिखता था ना, इसको मैं और थोड़ा सा रिलेस कर लेता हूँ, ये देखो बिल्कुल बीच वाला, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो अब ये सपोज करो एक घर में मुश्किल से रहने के लिए 7 लोग हैं, बोलने को तो 7 लोग हैं, लेकिन अगर उसमें 4 लोग रह रहे हैं ना, तो सब अपना कोना पकड़ करके कॉर्नर हो लेंगे, बाकी के 3 को रहने ही नहीं देंगे, तो 3 वाला उसमें जबरदस्ती एडजस्ट करके, लेकिन 8वां जैसे आएगा ना, अब लड़ाई ज्यादा हो जाएगी, अब ऐसा है ना, रह नहीं सकते। तो वो अगर सोचो हम लोग का घर रबड़ का हो ना, तो हम अपने घर को फोर्स लगा करके एक्सपेंड ऐसा कर दें कि वो दूसरे का घर भी हमारे में आ जाए, बट ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही, तो जो साइज ये थी ना, अब इसकी साइज बढ़ गई थोड़ी सी, क्यों, रिपल्सन के कारण, अंदर ही अंदर रिपल्सन हुआ है, तो F माइनस की साइज थोड़ी सी बढ़ गई है। ये हमें तब फील होता है जब समझ में आए। अब यहाँ देखो ये Mg लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, Mg। Mg में 2 इलेक्ट्रॉन जाते ही ये 8 में आ जाएगा, तो इसकी साइज अगर पहले ऐसी थी ना, तो वो घट करके ऐसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, साइज छोटा होता चला जाता है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी वो इलेक्ट्रॉन निकालते जाएगा, तो लोग धीरे धीरे वहां से गायब होना चालू होते हैं, तो उसकी साइज घटती चली जाएगी। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम का जो एक क्वेश्चन जनरेट होता है, आपको ऐसे समझो, बोलेगा कि Na प्लस F माइनस, ठीक है, और सर O डबल माइनस और N ट्रिपल माइनस में किसकी साइज ज्यादा बड़ी है, मतलब बड़ी है, ऐसे पूछेगा। यहाँ पे लिख देगा Mg2 प्लस, ध्यान से देखो Mg2 प्लस यानी 10, क्योंकि ये 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ये 11 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया 10, ये 9 ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब लेना, ले लिया तो 10, ये 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया 10, N 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया 10। अब जरा बताओ इन सभी में से अभी जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट बताया उसमें क्या होगा, इसकी साइज सबसे छोटी होने वाली है, क्योंकि इस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, लिख लो, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उसकी जो साइज होने वाली है ना उतनी छोटी, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसकी जो साइज होने वाली है उतनी ही बड़ी होगी, जितना ज्यादा होगा ये। अब यहां देख लो N3, इसकी जो साइज है ना सबसे बड़ी होने वाली है, N3 जो है ना सबसे बड़ा होने वाला, उसके बाद O, उसके बाद F, उसके बाद Na एंड सबसे लास्ट में Mg। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं तो मैंने डाले, ये भी देख लो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, अच्छा तारों का चमकना किसके वजह से होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट, नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल, बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मुझे बताओ ये दोनों तो नहीं होने वाला है, सी और डी और बी में से क्या होगा, मुझे कमेंट में बताना। ये देखो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका पीछे का इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा कि किसके कारण हो रहा है। ये वाला भी मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताओ आप, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है जो इस कॉन्सेप्ट को समझ रखा है। कहाँ गया, लक्ष्यरस का मतलब मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम, इसको समझ लेना, उसका जवाब देना मुझे कमेंट बॉक्स में। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। तो जरा सर्च करना या पढ़ना, अपने बुक खंगालना, बताना कि एसिड और बेस मतलब एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड सोडियम देता है, कैल्शियम देता है, एल्युमिनियम देता है या कॉपर देता है, इन चारों में से कौन सा देता है। चलो हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, ये दोनों नहीं है। अब
कमेंट 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 बॉस, कमेंट। क्लियर? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। अभी आप लोगों में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर एक बात बताइए, मैथ्स में कुछ ऐसा लिख के आता है, सर बायो वालों के लिए सब सीट और कम है, सर कॉमर्स में बताइए सर, लड़कियों के लिए टोटल 27 है और लड़कों के लिए कुछ ऐसे 15-15 के आसपास है। एक बात बताइए सर कैसे होगा? देखो बाबू, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर इतने फॉर्म पड़े थे, 6, 9th और 11th के लिए। क्लियर? इस ईयर ना ये हार्डली इतने ही गए हैं। तो आप देखो इसमें कंपटीशन ऑलरेडी कितना कम हो गया है, लगभग 40,000 बच्चे, और ये कम नहीं होता। अगर मैं केवल सेपरेट 11 की बात करूं और 9 की बात करूं, चूंकि 6 में लॉटरी सिस्टम होता है तो उसको मैं नहीं बात करने वाला, इसमें बात करूं ना तो अप्रॉक्सीमेटली सबसे ज़्यादा 11th में ही भीड़ होती है। 9th में उससे कंपेरेटिवली कम होती है, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना उससे ही पढ़ के अपना बोर्ड देना चाहते हैं। तो मान के चलो कि ये जो पूरी भीड़ है ना, मतलब भीड़ है ना, इसमें से मैं मान लो कि अगर 10,000 बच्चे 6 के लिए जा रहे हैं तो बाकी के प्योर में से 10,000 तो ज़्यादा हो गए, मतलब 5,000 बच्चे अगर 6 में जा रहे हैं तो बाकी के प्योर बच्चे आपकी जो है ना वो लगभग ऐसे बटे हुए हैं, मतलब 25 से 30 इसमें होंगे और नेट 40 लगभग इसमें पढ़ रहे हैं। ये 1000 की बात है, इतनी कंपटीशन है। वो सब स्ट्रीम अभी छटेगी ना तो और कम हो जाएगी। मैथ पे सपोज करो कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन यही देखने को मिलता है, 15,000। 11th वाले की बात कर रहे हैं, 11th में कॉमर्स के लिए है, उसकी भीड़ अलग है, गर्ल्स और बॉयज़ की सबकी अलग अलग है। तो इनमें भी मान के चलो कि लगभग 7-8 हज़ार बच्चे देखने को मिल जाएंगे आपको। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जब आप फॉर्म भरने के बाद इंटर मतलब परीक्षा के हॉल में जाओगे ना, फॉर्म भर तो दिए हो, परीक्षा हॉल में जब आप जाओगे ना तो ये देखो मोरल प्रेशर बताऊं क्या होता है। आप सपोज करो 50 सीट के लिए जा रहे हो और लगभग 10,000 बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, डिवाइड करोगे तो एक सीट पे 200 बच्चों की फाइट होती है। लेकिन बाबू एग्जाम हॉल में जाते जाते ना ये संख्या लगभग 120 हो जाती है, 80 बच्चों, मतलब उसमें से कुछ जो अब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे जो हैं वो इनको इतना फोबिया हो जाता है कि सर मेरे से ये क्वेश्चन छूट गया, ये छूट गया। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, 100 क्वेश्चन में से आपको 75 से 80 तक की अटेम्प्ट करना है, और जो नॉर्मल बच्चा होता है उसके अटेम्प्ट 65 होते हैं, ये नॉर्मल है। माइनस मार्किंग होती नहीं तो सारे के सारे 20 करके, मतलब 20 बचे हुए भी आप ट्राई मारना, लेकिन इतनी की एक्यूरेसी 100% हो। कुछ सोचने नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है एग्जाम के टाइम तक। आप बस ये मान के चलो कि एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो और आपको एक ही सीट चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई बेनिफिट है, कोई हेल्प है तो मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको देखो, मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई चार्ज ले रहा हूँ आपसे, मेरे से जो बन पड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सोचने वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो केवल ग्रुप में जुड़ करके हाँ सर भेज दो, मजा आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन लगा दी तो राजा बाबू समझ लेते हैं, उनके लिए नहीं है बिल्कुल। जो डेली का डेली अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कहीं कोई भी वो फॉलो कर रहे हैं, अच्छा सा किसी ने मॉक ले रखा है तो और अच्छी बात है, नहीं तो अपना एनसीईआरटी देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एग्जाम्पलर है तो सबसे बेस्ट है, मैं तो यही बोल लूँगा। और सबसे लास्ट में मैं अरिहंत रख रहा हूँ, अरिहंत आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर है तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि देखो यार यहाँ से स्टार्ट होते ही आप अपने लास्ट चले गए हो, अब बहुत कम दिन बाकी रह गया सबके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ रहे हो और अपने प्रिपरेशन पे अच्छी सी कवर कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह की मोर वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।